नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्रिटिश भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें हम बात करेंगे वायसराय और इन सभी से संबंधित फैक्ट, यानी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में बात करते हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी उन तक भी पहुंच जाए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर गवर्नर की लिस्ट है और गवर्नर जनरल की लिस्ट आप देख रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में लॉर्ड डलहौजी तक ही कवर करेंगे। नेक्स्ट जो लॉर्ड कैनिंग होगा और वायसराय जो इसके आगे होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं बंगाल के गवर्नर से। तो यहाँ बंगाल की बात हो रही है। बंगाल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने बंगाल को अपने अधिकार में लिया। बंगाल की अगर हम बात करें उस समय का, तो काफ़ी बड़ा ये प्रांत हुआ करता था। आज के जो बांग्लादेश है, बिहार और उड़ीसा है, वो जो है उस समय के बंगाल में शामिल थे। मतलब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। तो बंगाल जो है उस समय काफ़ी संपन्न हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें तो ये 23 जून 1757 को लड़ा गया। ये जो युद्ध था ये एक षड्यंत्र था, क्योंकि यहाँ के जो अमीर लोग थे बंगाल के, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और जो बंगाल का नवाब था उस समय सिराजुद्दौला, उसका जो सेनापति था वो भी अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया था, क्योंकि उसको लालच दिया गया था कि आपको जो है गद्दी पर बिठाया जाएगा अगर आप हमारा साथ देते हैं। तो इस तरह से षड्यंत्र से जो है सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और गद्दी पर बिठा दिया जाता है मीर जाफर को। और अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज़ों की वास्तविक विजय हुई और इससे जो है अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी पहली। तो हम ये आगे बात करेंगे। तो इसमें जो है तीन सेनापतियों को अंग्रेज़ों ने हराया था। मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेज़ों ने हराया था। और उस समय जो अंग्रेजी नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो, ये आपने याद रखना है। तो चलिए बात करते हैं बंगाल के गवर्नर से। क्लाइव की अगर बात करें 1757 से 60 तक ये गवर्नर रहा और उसके बाद इसको फिर से 1765 से 1767 तक गवर्नर बनाकर भेजा गया। क्लाइव की बात करें तो इसको प्लासी के युद्ध में बहादुरी दिखाने के बाद 1757 में बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो था क्लाइव। बक्सर के युद्ध के बाद जो है क्लाइव को एक बार फिर से 1765 में गवर्नर बनाकर भेज दिया गया था। चलिए बात करते हैं इसके शासनकाल में हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की। तो दीवानी की प्राप्ति और इलाहाबाद की संधि इसके समय में हुई। तो शाह आलम द्वितीय से, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, उससे 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वो अंग्रेजों के साथ हुई। इसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। द्वैध शासन की बात करें 1765 में क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, जिसको 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। श्वेत विद्रोह का दमन इसके समय में हुआ। तो क्लाइव ने जो है बंगाल में जो सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था उसको बंद कर दिया था। तो क्या हो गया, जो मुंगेर और इलाहाबाद के श्वेत अधिकारी थे यानी अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने क्लाइव के विरुद्ध विद्रोह किया और इसको जो है श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्लाइव ने जो है इस विद्रोह को दबा दिया था। इतिहासकार थे पर्सिवल स्पीयर। इन्होंने जो है क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। और एक राजनीतिज्ञ थे एडमंड बर्क। इन्होंने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा है। यहाँ पर जो ये पॉइंट अब आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लाइव ने जो है इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने आत्महत्या की थी, तो वो था क्लाइव। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हॉलवेल की। ये 1760 में गवर्नर बना जब क्लाइव जो है इंग्लैंड चला गया था। हॉलवेल के बारे में कोई ज़्यादा
घटनाएं नहीं हुई है। इसके बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ब्लैक होल की घटना जो हुई थी उसका वर्णन करने वाला ये हॉलवेल ही था। तो आपको बता दें ये 20 और 21 जून 1756 को हुई थी ये घटना, जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में अंग्रेजी कोठी, जिसको फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था, वहां पर आक्रमण किया और एक छोटे से कमरे में 146 कैदियों को जो है वहां पर रखा गया, जिसमें हॉलवेल भी शामिल था। जब 21 जून की सुबह को देखा तो मात्र 21 व्यक्ति ही जीवित थे, जिसमें हॉलवेल भी जीवित था, जिसने इस घटना की जानकारी दी। नेक्स्ट जो गवर्नर था वो था वेंसीटाट, 1760 से 65 इसका समय काल। और इसके समय में एक ही इम्पोर्टेंट घटना घटी जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो वेंसीटाट के समय में हुआ था। नेक्स्ट जो गवर्नर था वो था वेरलेस्ट। अगर इसकी बात करें 1767 से 69 तक इसका समय काल था। द्वैत शासन इसके समय में था और ये उस समय जो है बंगाल का गवर्नर था। नेक्स्ट जो आता है कार्टियर, इसके समय में भी द्वैत शासन जारी रहा और इसके समय में एक इम्पॉर्टेंट घटना है कि आधुनिक भारत का पहला अकाल बंगाल में 1770 में कार्टियर के समय काल में पड़ा या शासन काल में पड़ा। नेक्स्ट जो था आपका वॉरेन हेस्टिंग, इसकी बात करें इम्पॉर्टेंट है। 1772 से ये 74 तक गवर्नर रहा, लेकिन उसके बाद जो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसको गवर्नर जनरल बनाया गया। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो ये जो था ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। आपने याद रखना है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। और इसने जो है क्लाइव के द्वारा जो द्वैत शासन लगाया गया था उसकी समाप्ति 1772 में की। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। तो हमने बात की कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था ये वॉरेन हेस्टिंग को बोला जाता है। इसको अंतिम गवर्नर बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग था और पहला गवर्नर जनरल भी कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। समय काल की बात करें जब ये गवर्नर जनरल बना तो 1774 से 1785 तक। इसके काल की जो कुछ घटनाएं हैं तो राजस्व बोर्ड का गठन जो है इसके समय में हुआ 1772 में। इसने जो है राजस्व कोष उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया, ये याद रखना है। भू राजस्व बंदोबस्त जो है इसके समय में हुआ 1772 में 5 वर्षीय और 1777 में 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त किया। मतलब जो आपकी जमीन थी वो 5 वर्ष के लिए जो है कुछ पैसे देकर जो है जमींदारों को दी गई। 5 साल में जो है 1772 में और 1777 में 1 साल के लिए। ठीक है, न्याय व्यवस्था की शुरुआत जो है इसने करवाई या की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसका मुख्य न्यायाधीश था इम्पे। इसका पूरा नाम एलिजा इम्पे और इसके साथ कुछ और न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। इस तरह से जो है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। बनारस की संधि इसके टाइम में हुई 1773 में। इस संधि से प्रेरित होकर जो नवाब था अवध का सुजाउद्दौला, उसने 1774 में रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि जो रुहेल थे उनके साथ जब अवध के नवाब सुजाउद्दौला का युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने अपनी सेना जो है इसको भेजी थी, इसको नवाब सुजाउद्दौला को। तो इस तरह से उसने रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया था बनारस की संधि के तहत। फैजाबाद की संधि इसके समय में हुई जो कि 1775 में हुई। इस संधि के द्वारा अवध के में थी उनकी जो संपत्ति थी उसकी सुरक्षा की गारंटी दी गई और बनारस पर जो है अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार की गई। इसके समय काल में 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई। ये जो सोसाइटी थी इसका मूल उद्देश्य था जो प्राचीन जो पुस्तकें थी भारतीय उनको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना। ठीक है, तो इस सोसाइटी के द्वारा सबसे पहली जो पुस्तक जो अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित की गई थी वो थी भगवत गीता और उसके बाद हितोपदेश और जैन शकुंतलम
जिसका आंग्ल भाषा में अनुवाद स्वयं विलियम जोन्स ने किया था। नंद कुमार अभियोग, इसकी बात करें तो नंद कुमार जो कि मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व दीवान था, इसने जो है आरोप लगाया था वॉरेन हेस्टिंग पर कि जो आपकी मीर जाफर की विधवा है मुन्नी बेगम, उसने अपने पुत्र जो छोटा था उसका नवाब, जिसको मुबारकुदौला बोला जाता है, जिसको बंगाल पर बिठाया गया था, ये अल्पवयस्क था, तो इसका संरक्षण बनने के लिए जो है बेगम ने, मुन्नी बेगम ने वॉरेन हेस्टिंग को 3.5 लाख दिए हैं। ऐसा आरोप जो है नंद कुमार ने लगाया किसके ऊपर? वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर। लेकिन हेस्टिंग ने जो है मुख्य न्यायाधीश इम्पे की मदद से इसको फांसी पर लटका दिया था, नंद कुमार को, और इस तरह से जो है इसको न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है इस मुकदमे को। महाभियोग की अगर बात करें तो हेस्टिंग जो है, वॉरेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था, और ये महाभियोग लगाने वाला था ब्रिटिश संसद का एक सदस्य जिसका नाम था बर्क। इसने जो है इसके ऊपर महाभियोग लगाया था और ये जो है बाद में इस से बरी हो गया था। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें 1786 से 1793 तक इसका समयकाल, और इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हुई है। और इसकी अगर समाधि की बात करें तो इसकी जो समाधि है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इसके समयकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी है। तो इसको पुलिस सेवा का जन्मदाता बोला जाता है, याद रखना है, कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता बोला जाता है, और सिविल सेवा का जन्मदाता भी इसको बोला जाता है। तो इससे पहले हमने बात की थी वॉरेन हेस्टिंग की, जिसको न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1853 में जो है सिविल सेवा में परीक्षा होने लगी थी, और अगर हम बात करें पहले भारतीय आईसीएस वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में ये आईसीएस बने। इसकी जो पहली परीक्षा की आयु थी 23 वर्ष थी, जिसको बाद में लॉर्ड लिटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। तो यहाँ पर आईसीएस की बात हो रही है, यानी इंडियन सिविल सर्विस की बात हो रही है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात करें तो असम के कलेक्टर पद पर रहते हुए इनको निलंबित कर दिया गया था, यानी बर्खास्त कर दिया गया था। और जो अरविंद घोष थे, इन्होंने जो आपकी लिखित परीक्षा थी वो पास कर दी थी, लेकिन घुड़सवारी जो है ये पास नहीं कर पाए थे। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने जो है आईसीएस की परीक्षा पास की थी, और उसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पहले ये जो परीक्षा होती थी ये आपकी इंग्लैंड में होती थी, और 1923 से जो है ये भारत में भी होने लगी थी। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, सिविल सेवा को इस्पात का चौखट भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त हुआ था। बात करें तो 1793 में सर जॉन शोर के सहयोग से जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था पहले, उसके बाद उड़ीसा में लागू हुआ। अगर बात करें R.E. दत्त की, तो इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया था, क्योंकि ये स्वयं जमींदार परिवार से संबंध रखते थे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की बात अगर मैं आपको बोल दूं, जो स्थायी बंदोबस्त था इसमें क्या हुआ था, जो जमींदार थे उनको जो है भूमि का स्वामी बनाया गया था। ठीक है, तो R.E. दत्त जो है ये खुद जमींदार परिवार से संबंध रखते थे, और इन्होंने जो है इसका समर्थन किया था। कॉर्नवालिस कोड जो है लागू किया था कॉर्नवालिस ने। तो इस कोड के द्वारा क्या हो गया, जो आपका कर और न्याय प्रशासन था, यानी जो टैक्स और जुडिशियरी थी उनको अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल था सर जॉन शोर। बात करें इसके शासनकाल की तो 1793 से 1798 तक ये गवर्नर जनरल रहा। इसके समय में 1793 का चार्टर एक्ट पास किया गया, और इसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। सर जॉन शोर के समय में ही निजाम और मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध लड़ा गया, जो 1795 में लड़ा गया। ये आपने याद रखना है, खुर्दा का युद्ध जो है सर जॉन शोर के टाइम पर हुआ था 1795 में। नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आते हैं वो है लॉर्ड वेलेजली। इनके अगर शासनकाल की बात करें 1798 से 1805 तक इन्होंने शासन किया। इनके समय की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में इसके समय में की गई, और आईसीएस में जो भर्ती किए जाते थे
युवक, उनके प्रशिक्षण के लिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया और इसको इंग्लैंड के हेलेबरी में स्थानांतरित किया गया। सहायक संधि, इसके समय में जो है सहायक संधि प्रचलित हुई। अगर बात करें 1798 में, तो इसने जो है अंग्रेजी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के वैदेशिक संबंध अंग्रेजी राज्यों के अधीन हो जाते थे, लेकिन उनके जो आंतरिक मामले थे उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। इस संधि का जो मूल उद्देश्य था, बिना खर्च के सेना को संगठित करना तथा फ्रांसीसी भय को समाप्त करना, क्योंकि उस समय जो है फ्रांसीसी आक्रमण का खतरा रहता था। ठीक है, तो इस उद्देश्य से जो है सहायक संधि प्रचलित हुई। तो यहाँ पर कुछ राज्य है जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले हैदराबाद ने किए 1798 में, फिर 1799 में मैसूर और तंजौर ने, 1801 में अवध ने, और पेशवा जोधपुर, जयपुर, बछेड़ी, बूंदी और भरतपुर। तो आपको बता दें इस संधि के तहत क्या होता था कि एक अंग्रेजी सेना जो है अपने खर्च पर राज्य को रखनी पड़ती थी। अंग्रेज कहते थे कि भी आप जो है अंग्रेजी हमारी सेना रख लो अपने खर्चे पर, आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी जो है हम लेते हैं। तो इस तरह से इसमें होता था। नेक्स्ट जो हमारे पास गवर्नर जनरल आते हैं सर जॉर्ज बारलो। इनकी अगर बात करें तो 1805 से 1807 तक इनका शासन काल था। इन्होंने जो है होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की 1806 में। होलकर की अगर बात करें तो ये मराठा सरदार था। ठीक है, और इसने जो है मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई और हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। नेक्स्ट बात करते हैं मिंटो प्रथम की। 1807 से 1813 तक जो है इसका शासनकाल रहा। इसके समय में अमृतसर की संधि हुई। हमने पीछे भी बात की जब हमने सिखों के बारे में जाना, अंग्रेजों और सिखों के बारे में। तो अमृतसर की जो संधि हुई थी 1809 में हुई। ये जो आपके रणजीत सिंह थे उनके साथ, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के तरफ से हस्ताक्षर किए थे मैटकॉफ ने। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें 1813 से 1823 तक इसका शासनकाल था। इसके काल को ब्रिटिश सर्वोच्चता का काल माना जाता है। इसके समय में जो आपकी ब्रिटिश प्रभुसत्ता थी वो भारत पर पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। इसके काल की जो कुछ घटनाएं हैं जान लेते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध इसके समय में हुआ, जो कि 1814 से 1816 तक चला। इसमें क्या हो गया था कि जो गोरखा थे उन्होंने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद हेस्टिंग ने उन्हें पराजित कर लिया था, और दोनों पक्षों में संगोली की संधि हुई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1816 में संगोली की संधि हुई, जिससे भारत को जो है गढ़वाल, कुमायूं, शिमला और रानीखेत जैसे क्षेत्र जो है मिले। और नेपालियों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना भी स्वीकार किया था इस संधि के तहत, ये याद रखना है। और मराठों पर जो विजय हुई थी, अंतिम विजय, वो भी इसके समय में हुई थी। जब तीसरा मराठा युद्ध चला था अंग्रेजों के साथ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के बाद मराठा जो संघ था उसको खत्म कर दिया गया था, और उसकी जगह पर सतारा नामक एक छोटे राज्य का गठन कर दिया गया था, और उस पर प्रताप सिंह को गद्दी पर बिठाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट अगर इसके बारे में हम बात करें तो पिंडारियों का दमन इसके समयकाल में हुआ 1817 या 18 के बीच। ठीक है, तो पिंडारी की अगर बात करें तो ये मराठी भाषा का शब्द है, और ये जो एक लुटेरों का दल था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। इनको जो है मराठों का समर्थन प्राप्त था। मराठा जो सरदार था जिसका नाम था मल्हार राव होल्कर ने जो है इनको सुनहला झंडा प्रदान किया था। हेस्टिंग ने इनके दमन के लिए थॉमस हिस्लोप की नियुक्ति की। हिस्लोप का जो सहायक था उसका नाम था मेलकम, जिसने पिंडारियों को मराठा शिकारियों का शिकारी कुत्ता कहा। सेना की जो कमान थी वो स्वयं लॉर्ड हेस्टिंग ने अपने हाथों में ली थी। इसके समय में 4 प्रमुख पिंडारी सरदार थे। कौन कौन थे? चीतू, वासिक मोहम्मद, करीम खान और अमीर खान। चीतू की अगर बात करें तो इनको जंगल में जो है चीता कहा गया था। वासिक मोहम्मद की बात करें, इन्होंने सिंधिया के यहाँ शरण ली थी, लेकिन सिंधियों ने जो है इन्हें अंग्रेजों के हवाले कर दिया था, और उसके बाद गाजीपुर के कारागार में इनको बंद कर दिया गया था, जहां पर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। करीम खान की बात करें तो इन्होंने समर्पण कर दिया था। अमीर खान ने भी समर्पण कर दिया था। करीम खान को जो है गोरखपुर में गौस की जागीर दी गई, और
अमीर खान को भरतपुर में टाक की जागीर दी गई। नेक्स्ट जो हमारे पास गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एडम्स। बात करें तो ये अस्थायी रूप से ये जो है इनको गवर्नर बनाया गया 1823 में। इनके समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। बात करें तो इनकी 1823 से 1828 तक ये रहे। ये जो है पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जो मुगल शासक अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिला था। और इसके काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं, आंग्ल बर्मा प्रथम युद्ध, ये जो है इसके समय पर हुआ था 1824 से 26 तक। तो ये जो युद्ध हुआ था ये बर्मा के साथ पहला युद्ध था। और बाद में जो है दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई थी जिसको यांडबू की संधि से जाना जाता है। और इसके समय में 1824 में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सैनिकों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। तो उस समय ये माना जाता था कि समुद्र पार जाने से जो है धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा मानना था लोगों का। नेक्स्ट जो हमारे पास गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके शासनकाल की बात करें 1828 से 35 के बीच। इसको बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जब 1833 का जो अधिनियम आया तो उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है माना जाता है। इसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई उसको जान लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, जब ये मद्रास का गवर्नर था 1806 की बात हो रही है, तो उस समय जो है वेल्लोर में प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था। तब उसने सैनिकों को जातीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां आदि पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरह से जो है वेल्लोर में पहला धार्मिक विद्रोह हुआ था सैनिकों के द्वारा। इसके काल में कुछ सामाजिक सुधार भी हुए जिसके कारण इसको याद किया जाता है। सती प्रथा का अंत 1829 में जो है सती प्रथा का अंत इसने 17वें अधिनियम के द्वारा कर दिया था। पहले जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू हुआ, इसके बाद जो है ये बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू हुआ। तो ये आपको पता होगा कि 3 प्रेसिडेंसियां थी, बम्बई, मद्रास और बंगाल, जिसमें बंगाल को सर्वोच्चता दी गई थी। इसी के काल में ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में। बात करें इनकी तो इसके लिए बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की नियुक्ति की। ये जो ठग थे ये राह चलते हुए किसी भी आदमी को लूटते थे और उनको मार देते थे। इसने नरबली और शिशु हत्या पर इसने प्रतिबंध लगाया। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत इसने किया। 1833 के जो अधिनियम आया था उसके द्वारा जाति, वर्ण, नस्ल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा को इसने माध्यम बनाया। ये 1835 के 7वें अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बना लिया गया तथा 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग को जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और यहाँ पर इसके बारे में आपको पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले जो है इसी ने आयुक्तों की नियुक्ति की, यानी जो आपके ये कमिश्नर होते हैं उनको जो है इन्होंने नियुक्त किया था। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नर जनरल आता है चार्ल्स मेटकॉफ। इसके बारे में अगर बात करें तो हमने पीछे भी बात की थी, अमृतसर की संधि जो है वहां पर जो है मेटकॉफ ने साइन किया था। ठीक है, इसने जो है समाचार पत्रों पर से सारे प्रतिबंध हटा दिए थे और इसको इस कारण से समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको बोला जाता है, तो वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। ये याद रखना है। शासनकाल की बात करें 1835 से 36। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें 1836 से 42 तक इनका शासनकाल रहा। इनके समय में क्या क्या घटनाएं घटी, तो आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1838 से 42 तक चला। इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई और 1838 में जो है ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण शुरू करवाया था, जिसको पहले शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता था, मार्ग के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया। रंजीत सिंह की सेना को इसने एशिया की सबसे अच्छी घुड़सवार सेना कहा था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नर जनरल है लॉर्ड एलन बरो।
इनके अगर शासनकाल की बात करें 1842 से 1844 तक, तो इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया। जब 1843 का अधिनियम आया, उसके द्वारा इन्होंने दास प्रथा पर रोक लगा दी और इस तरह से दासता जो है वो समाप्त हो गई। सिंध का विलय इनके समय में हुआ 1843 में। तो सिंध का जो विलय था ये अफगान नीति का सीधा परिणाम था। सिंध के विलय को बहुत से इतिहासकारों ने अनुचित बताया और निंदा की। क्यों? क्योंकि सिंध के साथ जो है अंग्रेजों की संधि थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन्होंने सिंध को अपने कब्जे में किया। तो सिंध का जो अंग्रेज रेजिडेंट चार्ल्स नेपियर था, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि हमें सिंध को हड़पने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु हम यह कार्य करेंगे। यह एक लाभदायक, उपयोगी और मानवतापूर्ण नीचता होगी। तो ये चार्ल्स नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा था। नेक्स्ट जो हमारे पास गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। अगर इनकी बात करें 1844 से 1848 तक ये रहे। इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई। इन्होंने जो है नर बलि प्रथा को 1846 में समाप्त किया। इसके लिए एक अधिकारी कैंपबेल की नियुक्ति इन्होंने की और नर बलि की जो प्रथा थी ये गोंड जनजाति में प्रचलित थी। तो ये आपने याद रखना है। इनके समय में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। हमने पीछे भी बात की थी पिछली वाली वीडियो में। तो 1845-46 के समय जो है इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसका समापन या समाप्ति लाहौर की संधि से हुई। नेक्स्ट जो हमारे पास गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समयकाल की इनके बात करें तो 1848 से 56 तक जो है इनका समयकाल था। ये जो है 26 वर्ष की आयु में जो है गवर्नर बना है ये। और इसके टाइम पर जो है क्या क्या घटनाएं हुई। पंजाब का विलय इसके समय में हुआ 1849 में। दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध इसके समय में हुआ 1852 में। सिक्किम का विलय इसके समय काल में हुआ 1850 में। सैन्य सुधार इसने किए। क्या किया इसने? डलहौजी ने जो है कलकत्ता में स्थित तोपखाने का कार्यालय जो है मेरठ में तथा सेना का प्रमुख कार्यालय शिमला में स्थापित किया। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी के समय में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। इंपॉर्टेंट है। रेलवे लाइन की अगर बात करें, पहली बार 1853 में पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने जो है इसी के टाइम में बिछाई गई और या चलाई गई। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चलाई गई इसी के टाइम में। विद्युत तार की बात करें तो 1852 में डलहौजी के समय में ही पहला विद्युत तार जो है कलकत्ता से आगरा के बीच में शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह के समय में एक विद्रोही ने मरते हुए कहा था कि इस तार ने हमारा गला घोट दिया। डाक टिकट की बात करें 1854 पहली बार इसी के समय में शुरू हुआ और 2 पैसे से कहीं भी पूरे भारत में जो है पत्र भेजा जा सकता था। पीडब्ल्यूडी की स्थापना जो है इसके समय में हुई, यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की इसके समय में हुई। शैक्षणिक सुधार इसके समय में क्या क्या हुए तो 1853 में टॉमसन ने उत्तर पश्चिमी प्रांत में हिंदी माध्यम से अनेक स्कूल खोले। रुड़की विश्वविद्यालय भी टॉमसन ने ही खोला। ये भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, तो याद रखना है जो रुड़की विश्वविद्यालय था ये पहला भारत का इंजीनियरिंग कॉलेज था। और 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है इसके समय में पारित हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा जो है उसके लिए बताया गया था कि ये जो है अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। इसके आधार पर जो है 1857 में लंदन विश्वविद्यालय की नकल पर 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बंबई और मद्रास में स्थापित किए गए। 1854 ईस्वी में जो है लोक शिक्षा विभाग की स्थापना डलहौजी के ही समय में हुई। लॉर्ड डलहौजी जिसके लिए काफी फेमस हुआ वो था इसकी राज्य हड़पने की नीति, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो डलहौजी जो है भारत में जिस कार्य के लिए सर्वाधिक चर्चित रहा वो थी उसकी राज्य हड़पने की नीति। डलहौजी ने भारतीय रजवाड़ों को 3 भागों में विभाजित किया था। ऐसे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं थे और ना ही वो किसी को कोई टैक्स देते थे, तो ये जो है बिना हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। मतलब अगर आगे उनका वंश नहीं हो रहा है, आगे बच्चे नहीं हो रहे, तो वो किसी को भी गोद ले सकते थे। ठीक है। और दूसरा था ऐसे रजवाड़े जो पहले मुगल सम्राट या पेशवा के अधीन थे, परंतु
इस समय अंग्रेजों के अधीन थे, तो उन्हें जो है गोद लेने की अनुमति नहीं थी। और तीसरी ऐसी रियासतें थी जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था और उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से जो है इस नीति को आधार बनाकर अंग्रेजों ने जो है कई राज्यों को अपनी राज्य में मिला दिया था, यानी अंग्रेजी राज्य में मिला दिया था। वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले बात करें सतारा की, तो सतारा 1848 में उस समय जो है यहाँ का राजा अप्पा साहिब था, इसको भी अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया था 1848 में सतारा को। उसके बाद जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, और ये उड़ीसा में स्थित है जिसका शासक उस समय नारायण सिंह था। बघाट की बात करें 1850 में, ये पंजाब में था उस समय, बघाट जो आपका सोलन में पड़ता है। इससे जो है कैनिंग ने बाद में वापस कर दिया था। उदयपुर की अगर बात करें तो 1852 में इसको मिलाया अंग्रेजी राज्य में, कैनिंग ने इसको भी वापस कर दिया था। झांसी की बात करें 1853 में, यहाँ का शासक उस समय गंगाधर राव था। नागपुर की बात करें 1854 में, यहाँ का जो शासक था रघुजी तृतीय था, जब इसको अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात आती है अवध का विलय। डलहौजी जब व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अवध का विलय नहीं कर सका, तो इसने एक गैर सरकारी कमीशन आउटरम की अध्यक्षता में बिठाया। तो इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगा दिया गया और इस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। तो यह आपने याद रखना है कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसको कुशासन के आरोप पर अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया था, तो वो था अवध। जबकि जो आपका अवध था इसके साथ इसकी सहायक संधि थी, फिर भी जो है इसको अपने राज्य में मिला दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। उस समय जो है यहाँ का जो नवाब था अवध का, वो था वाजिद अली शाह। 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख कारण अवध का विलय भी माना जाता है, जो 1857 की क्रांति हुई है, ठीक है, क्योंकि कुशासन के आधार पर विलय से जनता में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना बहुत तीव्र हो गई थी। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वायसराय के बारे में, और जो भी इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको हम जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।